तो हम सभी एक निश्चित उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका विनर चॉइस क्लासेज के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यह हम कामना करते हैं कि आप सभी का सरकारी सेवा में चयन हो, क्योंकि आप सभी प्रदेश के भावी सरकारी कर्मचारी हो। इसी सोच के साथ ही आप यहाँ आए हो, और सोच को मजबूत भी रखना है और उसी अनुसार काम भी करना है। और मुझे यहाँ बुलाया गया है आपके हिंदी से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है अपना, उसको पूरा करवाने के लिए, और उसमें आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका एक निश्चित क्रम में समाधान करने के लिए। तो हिंदी से संबंधित जितने भी आपके बिंदु हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। साथ ही हिंदी विषय सरल माना जाता है, लेकिन इस विषय में क्या होता है, अशुद्धियां काफी ज्यादा होती है। और अशुद्धियां होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे व्यवहार में, हमारे वाचन में, हमारे उच्चारण में अशुद्धता है। तो लेखन में तो अपने आप ही होगा। कई शब्द हमने मान लो काफी वर्षों से अपने व्यवहार में उनका अशुद्ध उच्चारण ले लिया, इस वजह से हिंदी की लिखित परीक्षा में दिक्कत आती है। हाँ, उच्चारण की भाषा अलग है, यानी मौखिक भाषा अलग है और लिखित भाषा अलग है। लिखित शुद्धता का ही हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका विशेष जो हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है, जैसे एक तो हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आ रखी है, उसमें चतुर्थ श्रेणी के जो पद दे रखे हैं, उनका हो सकता है एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा। उसके अलावा एलडीसी की भी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। जो सीईटी पास है वो अपने उसके लिए भी आवेदन भरेंगे। और कई बच्चे मान लो अगर किसी और उद्देश्य से अगर हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, मान लो उनका मोटिव रहता है कि भाई ठीक है, हमें उच्च स्तरीय तैयारी तक ही हिंदी व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो इस कक्षा कक्ष में आपको हिंदी विषय से संबंधित राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो 4th ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड तक जितनी भी हो, आपको पर्याप्त मात्रा में पाठ्यक्रम दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज होगी, समाधान भी आपको बताया जाएगा। मतलब इस विषय में संबंधित कोई प्रकार की आपकी शंका नहीं रहेगी, अगर आप एक नियमित विद्यार्थी के तौर पर यह कक्षा ग्रहण करते हो। और ऑफलाइन क्लासेज में हम आमने सामने रूबरू होते हैं। ठीक, आजकल ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है, शिक्षा का एक अच्छा माध्यम है। फिर भी ऑफलाइन में अगर आप क्लास ले रहे हो तो सीधा संवाद होता है, और सीधे संवाद में आपको होता है प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी है कि भाई मुझे हिंदी व्याकरण के लिए मैंने जो वैकेंसी सेलेक्ट की है उसमें मुझे कौन से बिंदु पढ़ने हैं? और ज्यादातर आपने देखा होगा वर्तमान जो भर्तियां आ रही है, उनके पाठ्यक्रम में सीधा ही संधि और संधि विच्छेद से ही शुरुआत होती है। यानी वर्ण विचार कहीं लिखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्ण विचार का बिंदु हमारी हिंदी व्याकरण का आधार बिंदु है। साथ ही साथ कई भर्तियों में ऐसा भी होता है कि हिंदी भाषा से संबंधित भी एक या दो प्रश्न आ जाते हैं। भले ही आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है भाई हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, कहीं लिखा हुआ नहीं आता, फिर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यानी संबंधित चीजें पूछी जा सकती है। आप उसके लिए कहीं पर भी अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं करा पाओगे। आपत्ति दर्ज कराओगे, आपत्ति निरस्त हो जाएगी। मान लो संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस प्रकार आपका पाठ्यक्रम चल रहा है और प्रश्न वर्ण विचार का आ गया और आपने आपत्ति दर्ज कराई, ऐसा पाठ्यक्रम में तो ये है ही नहीं बिंदु, तो आपकी आपत्ति वहां निरस्त है। समझ पा रहे हो बातों को? दूसरी बात क्या होता है, विद्वता हासिल करनी अलग चीज है और वैकेंसी में सिलेक्शन देना एक अलग काम होता है। तो आपका उद्देश्य ये है कि भाई मुझे राजकीय सेवा में चयन हो जाए, न कि ये है कि चयन नहीं हो और मैं भाषा का बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं। वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए कक्षा कक्ष में स्व अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है विद्वान बनने के लिए। भाषा में कई जगह क्या होते हैं, ऐसी स्थिति भी आती है कि कई उदाहरण नियमों का पालन नहीं कर पाते, वो अपवाद या विशेष नियम में जाते हैं। उनको हमें उसी रूप में सीखना भी पड़ेगा। यानी हर जगह आप हर शब्द को हिंदी में नियमों में नहीं बांध पाओगे, तो वहां हमें उलझना भी नहीं है, हमें अपना काम निकाल लेना है। क्योंकि अपवाद प्रश्न पत्र में 1% से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। ये तो आपको बताया, ऐसा थोड़ी 50% प्रश्न पत्र ऐसे प्रश्नों से बन जाएगा सारे विवादित ही हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो आज हम अपने बिंदुओं को शुरू करते हैं, जिसमें आप ये मान सकते हो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय।
और जब भी हमें कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, तो बाधाएं तो निश्चित रूप से आती है। काम तो शुरू करने पर ही बाधा आएगी, जिसने काम ही नहीं किया उसके बाधा क्या आएगी? बाधा आएगी तो हम प्रयत्न ज्यादा करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसे सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि भाई अपने पास ये जो भाषा शब्द आया है ना, भाषा शब्द कैसे बना, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई? मतलब आपने कभी ये नाम सुना, मूल भाषा? क्या कभी आपने ये नाम सुना, जननी भाषा? देखो, आज मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं। भूमिका समझते हो ना? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। तो भूमिका या प्रस्तावना बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमें एक्चुअल में किस प्रकार चीजों को कैसे पढ़ना है। तो आप ध्यान से सुनना इन चीजों को। मूल भाषा है ना, संस्कृत भाषा को कहा जाता है, क्योंकि ये सभी भाषाओं की जननी भाषा है। और संस्कृत में धातु चलती है, जिस प्रकार हिंदी में क्रिया चलती है, और क्रिया है ना, वो हमेशा धातु से ही बनती है। तो भास जो धातु है, उससे आपके शब्द बनता है भाषा। और भास धातु का जो अर्थ होता है, वो होता है विचार व्यक्त करना। भास धातु का क्या अर्थ होता है? विचार व्यक्त करना। अब बात यह आती है कि अभी आपके मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे विचार हैं, और मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से। तो सही मायने में विचार होता क्या है? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। मतलब ध्वनि रूप दे देंगे तो फिर वो कोई ना कोई ध्वनि रूप देते ही, जिस भाषा में आपने अपना ध्वनि रूप प्रकट किया है, मान लो हिंदी भाषा में हो तो वो या तो कोई वर्ण हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, या वाक्य हो जाएगा, सार्थक होना चाहिए। तो जब तक आपने अपना विचार किसी भी माध्यम से प्रकट नहीं किया, इसका मतलब वो अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई है तब तक वो। तो अध्वन्यात्मक जो इकाई होती है, उसे हम विचार कहते हैं। मतलब अभी तक उसने ध्वनि रूप ग्रहण नहीं किया। अब बात ये आती है कि मान लो एक ये व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये आमने सामने बैठे हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब इसके मन में भी विचार चल रहे हैं, इसके मन में भी विचार चल रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति ए ये सोच रहा हो कि यार मैं सामने वाले से क्या परिचय करूं, क्या मुझे करना चाहिए क्या। हो सकता है इसी प्रकार की बातें इसके दिमाग में भी चल रही है। और मान लो इसने इसके साथ संवाद स्थापित किया, उसके लिए इसने ध्वनि प्रकट की। क्या प्रकट की? ध्वनि। अब ये ध्वनि होगी ना, ये सार्थक होगी, और सार्थक होगी इसका मतलब इसे भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो भाषा है ना, वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है, जिसकी सहायता से ही व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति अपने विचारों की क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। जरूरी नहीं हम सभी भाषाओं के जानकार हो, लेकिन भाषा को समझने के लिए जो भाषा हमें आ रही है, सामने वाले को भी उसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। मान लो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है और सामने वाला हिंदी भाषा से परिचित ही नहीं है, उसे नहीं आती, तो क्या विचारों का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। तो विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा की अपने पास एक परिभाषा निकल करके आई कि वह साधन या माध्यम जिसकी सहायता से विचार प्रकट किए जाते हैं, वह माध्यम और साधन क्या है? भाषा। अब बात यह आती है कि जब भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो भाषा कितने प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं? अगला प्रश्न ये बनता है कि भाई भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो क्या आपको पता है भाषा के कितने प्रकार होते हैं? मतलब कितने प्रकार से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो? मान लो अभी मैं हूं,
मैं श्रोता, आप श्रोता और मैं वक्ता की भूमिका में हूं। तो मैं अपने विचार अभी बोल करके प्रकट कर रहा हूं और आप सुनकर ग्रहण कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो मैंने अपनी पुस्तक लिखी, उसकी प्रतियां छपवाई और मेरा विद्यार्थी वर्ग या पाठक वर्ग उस पुस्तक को पढ़ करके मेरे विचारों को ग्रहण कर रहा है, तो उस समय मैंने कार्य किया लिख कर, और मेरा पाठक वर्ग, मेरा विद्यार्थी वर्ग उसको पढ़कर ग्रहण करता है। इसका मतलब दो चीजें तो आपके सामने आ गई कि एक तो आप विचार मौखिक व्यक्त कर सकते हो, यानी मौखिक भाषा होती है, या फिर आप विचार लिखकर प्रकट कर सकते हो, वह लिखित भाषा होती है। यानी भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, लेकिन भाषा के कुल तीन प्रकार होते हैं। अब देखो, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में क्या होता है, विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो बोलकर की जाती है और श्रोता उसे सुनकर ग्रहण करता है। लिखित भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर की जाती है और पाठक वर्ग होता है वह उसे पढ़कर ग्रहण करता है। फिर आप कहोगे सर तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा भेद है कि मान लो न तो हमने मौखिक वार्तालाप किया, न हमने लिखित में कोई कार्य किया, हमने संकेतों का प्रयोग किया किसी को समझाने के लिए, तो वह भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा, जो भाषा का तीसरा प्रकार माना जाता है, तीसरा अंग माना जाता है। और इसमें केवल संकेतों का आदान प्रदान होता है। संकेतों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों जो भाषाओं के प्रकार है, इसमें सबसे सरल भाषा कौन सी है, तो बताइए। मौखिक भाषा सबसे सरल होती है, क्योंकि हम जिस भाषा के जानकार हैं, अगर सामने वाले के व्यक्ति के सामने हम विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और हमने कोई विशेष प्रकार की, मान लो अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया, सामान्य अगर वार्तालाप चल रहा है, तो बात कहते ही समझ में आ जाएगी। हाँ, द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सरल शब्दों में किसी के साथ वार्तालाप करते हो तो बात कहते ही समझ में आ जाती है। इसीलिए मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा कहा जाता है। फिर बात ये आती है, इनमें सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सबसे कठिन भाषा तो वो होती है सांकेतिक भाषा। फिर आप कई विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों, सांकेतिक भाषा को ही आपने कठिन भाषा क्यों कहा? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, इस वजह से कहा। सांकेतिक भाषा को कठिन भाषा कहने का मेरा जो तर्क है वो ये है कि जो संकेत होते हैं, संकेत निश्चित नहीं होते। फिर आप कहोगे सर कैसे नहीं होते, हमें थोड़ा बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए इसका। तो मान लेते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को कोई संकेत दिया कि भाई हमें उस स्थान पर इतनी बजे इस प्रकार के संकेत से एक दूसरे को पहचानना है। मान लो आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हो शाम को 4 बजे, फिर वो कहता नहीं भाई मेरे घर मत आना, मेरे पिताजी को पसंद नहीं है, वो घर पे रहते हैं और फिर मैं आ नहीं पाऊंगा। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपके पिताजी को पता भी नहीं चलेगा, आप समझ जाना, आप आ जाना। तो कहा फिर कैसे? कहा मैं आपके घर के पास आकर 3 ताली बजाऊंगा। तो संकेत तो आप दोनों ने मिलकर निश्चित कर लिया और आप उसी समय उसी स्थान पर जाकर 3 ताली बजाई। आपने जिसे संकेत दिया है वो समझ गया और वो अपने आप ही आगे की कार्रवाई करेगा जो आप दोनों के बीच में तय हुआ है। बाकी को क्या लगेगा कि यार कोई ऐसे ही बजा रहा होगा। मान लो आपने ताली की जगह विसल का प्रयोग कर दिया या कोई और कोई संकेत दे दिया, तो जिनके मध्य वो संकेत तय होते हैं केवल वही संकेत को समझ पाते हैं। हर इंसान उस संकेत का सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता। बहुत बार आपने देखा होगा, ये जो इंटेलिजेंस के जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये यात्राएं करते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं, तो ये फोन पर ऐसी बातें करते हैं मम्मी से, पापा से, मतलब सामने वाले को, पास में बैठे वाले को ऐसा लगता है कि यार कुछ सामान्य बात हो रही है, पत्नी से, मम्मी से, पिताजी से वगैरह, ये घर घरेलू आचार की ऐसी बातें करते रहते हैं खाने पीने की, जबकि वो कोड होते हैं। उसने अपना काम कर लिया, सुनने वाले को ऐसा लगा सामान्य बात है, क्योंकि संकेत उन दो के बीच बीच में तय हुए हैं। तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन मानी जाती है। अब बात आती है कि ये लिखित भाषा है ना, ये सरल है या कठिन है? तो इसमें आपका जवाब क्या होगा?
क्योंकि सरल में तो अपना जवाब आया मौखिक, कठिन में अपना क्या आया सांकेतिक। तो फिर लिखित भाषा को कौन से प्रकार में डालेंगे, सरल भाषा या कठिन भाषा? तो इसका उत्तर होगा दोनों। फिर आप कहोगे सर ये कैसे संभव है, दोनों कैसे हो सकता है, मतलब लिखित भाषा सरल भी कैसे हो सकती है तो फिर कठिन कैसे हो सकती है, बताइए। इसका कारण यह है, अगर आपको भाषा की पूर्ण जानकारी है, मान लो कोई कागज आया, पत्र आया और आपके दादाजी को देके चला गया डाकिया, वो कभी स्कूल गए नहीं, उनको जानकारी नहीं है, तो उन्होंने पत्र लाके दिया आपको और कहा इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे पढ़ के बताओ। तो दादाजी के लिए तो वो बहुत कठिन काम हो गया, लेकिन आपके लिए क्या हो गया, वो बहुत सरल काम हो गया। मतलब जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार है, जानता है, उसके लिए तो वो भाषा सरल है, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं की, उस भाषा को कभी सीखा ही नहीं, तो उसके लिए वो भाषा क्या हो गई, कठिन हो गई। जैसे वर्तमान में हिंदी भाषा हमारे लिए भले सरल है, लेकिन मान लो उर्दू भाषा की अगर हमें जानकारी नहीं है, उसकी लिपि का हमें पता नहीं है, तो वो चाहे कितने सरल अपने सामने वाक्य आ जाए, उर्दू आते हम क्या कहेंगे, नहीं साहब काले अक्षर भैंस बराबर। लेकिन उर्दू जो पढ़ना लिखना जानता है, उसके लिए तो वो बहुत सरल हो गई। तो लिखित भाषा दोनों प्रकार की होती है। अब बात आती है कि जब हमने भाषा के ऊपर इतनी चर्चा की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक में, तो यहां से प्रश्न किस प्रकार पढ़ते हैं? प्रश्न ऐसे पढ़ता है, प्रश्न आया हुआ भी है कि एक यातायात पुलिस का कर्मचारी गाड़ियों को रोकने के लिए और गाड़ियों को जाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह है, मतलब मान लो मैं यातायात पुलिस का कर्मचारी हूं और चौराहे पर मेरी ड्यूटी लग गई, तो मैं एक तरफ ऐसे संकेत कर रहा हूं, एक तरफ ऐसे संकेत कर रहा हूं, यानी गाड़ियों को रुकने के लिए और गाड़ियों को चलने के लिए मैं अपने हाथों से संकेत कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। तो यह भाषा का कौन सा माध्यम या प्रकार हुआ, यह सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ। तो यातायात पुलिस का कर्मचारी वहां पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अब बताइए, जब हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं और सड़क के किनारे कई प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं, अगर किसी साइन बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसे निशान बना हुआ है, तो ये कौन सी भाषा का, बताओ, प्रकार होगा? ये भी सांकेतिक भाषा है। लेकिन अगर साइन बोर्ड लिखा हुआ है, लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली, तब वो लिखित है। अगर कोई ना कोई उसके ऊपर लिखित रूप अगर है वाक्य या कोई शब्द, इसका मतलब वो क्या है, लिखित। लेकिन अगर उसमें सिर्फ संकेत बने हुए हैं, तो वो भाषा कौन सी होगी, सांकेतिक। तो बताइए, अगर हम सार्थक ध्वनि प्रकट नहीं करें, मगर मुझसे मान लो कोई व्यक्ति वार्तालाप कर रहा है और मैं वार्तालाप के दौरान मान लो फोन पे हूं, मैं मैसेज करता हूं, सिर्फ मैंने इतना ही फोन पे कर रहा हूं या सामने वाले का कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा ये जो अभी अभिव्यक्ति की जा रही है, ये भाषा का कौन सा प्रकार है? भाई बोला तो मैंने कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, ध्वनि तो मुख से बाहर कहां निकली, ये कौन सी भाषा है? चलो एक उदाहरण और देता हूं, चिड़िया चहकती है, पक्षी आवाज करते हैं, है ना, वो कौन सी भाषा है? मौखिक में तो बात समझ में आती है। हाँ वो तो समझ ही पा रहे हैं, लेकिन हमारे व्याकरण के दृष्टिकोण से जब प्रश्न ऐसे आ जाए तो हम उसको ऐसे थोड़ी समझाएंगे कि पक्षी तो समझ ही रहे हैं। हमारे तो विकल्प हो ही आएंगे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो जब तक सार्थक ध्वनि प्रकट नहीं होती है ना, तब तक वो सांकेतिक भाषा ही होती है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति है ना, या तो हाथों से, चेहरे से, या फिर वो अपनी आवाज में, उसकी आवाज स्पष्ट तौर पर तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन आपको पता वो रोएगा तो भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट होगी, वो चिल्लाएगा वो भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट करेगा। वो अपने स्वभाव में तो ठीक है, हर बात कह रहा है, लेकिन वो किसी भाषा का रूप ग्रहण नहीं कर रही वो ध्वनि, और वो अस्पष्ट ध्वनि है, सार्थक ध्वनि नहीं है। और जब तक सार्थक ध्वनि नहीं होती, तब तक सारे सांकेतिक भाषा में ही जाते हैं। चाहे वो मुख मुद्रा का आपके सामने प्रदर्शन करे,
शारीरिक अंगों का प्रदर्शन करे, या फिर वो ऐसी ध्वनि प्रकट करे जो स्पष्ट रूप से हमें साफ सुनाई नहीं दे रही या फिर समझ में नहीं आ रही, अर्थात वो सार्थक नहीं है, तब तक भाषा कौन सी होगी? सांकेतिक भाषा। तो यातायात पुलिस कर्मचारी वाला जो प्रश्न अभी मैंने पूछा वो परीक्षा में आया हुआ है, और संकेतक वाला भी प्रश्न है ना, ये ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जब इतनी बात हमने पढ़ ली कि भाई मौखिक, लिखित और सांकेतिक, तो फिर बात ये आती है कि जब हम अब आगे बढ़ते हैं तो हमें जो भाषा के जो अंग है या व्याकरण के जो अंग है, वो मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो मैं उनके ऊपर आपके सामने चर्चा करता हूं। व्याकरण ओब्लिक भाषा के जो मुख्य अंग है ना, उसमें एक तो आता है आपके सामने वर्ण, एक आता है आपके पास शब्द, और एक आपके पास क्या आता है? वाक्य। अब हम इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन तीनों में मैंने ध्वनि कहीं नहीं बोला, नहीं बोला ना, तो एक तरफ हम लिखते हैं ध्वनि और एक तरफ हम लिखते हैं शब्दांश, क्योंकि शब्द वहां आया लेकिन शब्दांश यहां आएगा। अब प्रश्न यह है कि भाई मुख से प्रकट ध्वनि होगी, सार्थक है, किसी न किसी भाषा का रूप ग्रहण करेगी, और जब ध्वनि प्रकट होती है ना, तो उनको लिखने के लिए हम कुछ लेखन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाई भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए क्या करोगे आप? लेखन चिन्हों का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो जिन लेखन चिन्हों का आप प्रयोग करते हो ना, वो लेखन चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? किसी भाषा की लिपि कहलाते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो मतलब लिपि का मतलब क्या हुआ? किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या आपको यह पता है कि हिंदी खुद ये शब्द किस भाषा का है? नहीं पता? फारसी भाषा का शब्द है। ये जो हिंदी आपके सामने है, ये खुद कौन सी भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है, मतलब ये विदेशी शब्द है, ये ध्यान रखना। तो देवनागरी इसकी लिपि है। और किसी भी भाषा का जो विकसित रूप होता है ना, वो दो चीजों से तय होता है कि भाषा कितनी मजबूत है और भाषा का विकास कितना होगा। पहला, भाषा का व्याकरण होना चाहिए। अगर जिस भाषा का व्याकरण नहीं है, व्याकरण का मतलब क्या है? एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम किसी भी भाषा को नियमों से बांधते हैं। और आपको भी पता है, बिना नियमों के कोई भी कार्य नहीं होता। छोटी से छोटी इकाई परिवार भी नहीं चलेगी, समाज, परिवार और देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो भाषा को भी नियमों में बांधने वाला शास्त्र जो होता है, वो जो ग्रंथ होता है, जो पुस्तक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, इसमें आप मुझे बताइए कि जब मैं आपसे सामान्य प्रश्न पूछूं कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका उत्तर क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, एक आपके पास होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ये तीन प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। अब कईयों के मन में कई प्रश्न पड़ रहे हैं, उनका समाधान करने के लिए मैं पहले इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। हमारे पास ये जितने भी वर्ण हैं, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। तो फिर वर्ण होते क्या है? संकेत मात्र होते हैं। किस चीज के संकेत? भाषा को सीखने सिखाने के संकेत। अगर एक विद्यार्थी अपनी शुरुआती मतलब स्थिति में भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा है, तो उसे वर्णों से परिचय कराना पड़ेगा। इसका मतलब, अब आप कहोगे सर तो फिर हम पढ़ते हैं कैसे कबूतर, तो कैसे जो कबूतर है ना, वो कै का अर्थ नहीं है, पहली बात। तो फिर कबूतर क्यों बनाया गया? हमने उसको एक निश्चित शब्द दे दिया ताकि बच्चा अपने आसपास के परिवेश में कबूतर नामक पक्षी को देखेगा तो उसके दिमाग में जरूर बिंब बनेगा। बिंब का मतलब एक छवि सी बनती है। जैसे मैंने अभी बोला शेर, तो आपने शेर देखा है, भले वास्तव में नहीं देखा होगा तो किसी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, फोन में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, उसकी एक इमेज बनेगी दिमाग में, वो बिंब कहलाता है। पर बिंब भी हमें क्या होते हैं? स्थायी हो जाते हैं ना। स्थायी होने पर हम उनसे परिचित हो जाते हैं, फिर कभी भूलते नहीं है।
तो हमने जब बच्चे को कै सिखाया और फिर हमने उसको ऐसे बताया बेटा कैसे कबूतर होता है, तो कबूतर जब भी बच्चा देखेगा बार बार उसका कै का बिंब बनेगा और वह इस वर्ण को सीख जाएगा और वो वर्ण उसकी यादाश्त में स्थायी हो जाएगा। इसका मतलब वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। तो फिर बात ये आती है कि अर्थ प्रकट करने में सक्षम कौन है? ऐसी कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो अर्थ को भी प्रकट करे? वो अर्थ प्रकट करने में सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। यानी शब्दों का अर्थ होता है। शब्दों का क्या होता है? अर्थ। तो फिर बात ये आती है वाक्य क्या है? वाक्य अर्थ भी प्रकट करते हैं, वाक्य भाव और भावार्थ भी प्रकट करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को आपको बताना चाहता है, तो क्या वो एक शब्द में पूरे भाव बता सकता है? कभी नहीं बता पाएगा। उसके लिए उसे बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत करने के लिए उसे वाक्यों का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब हम स्पष्ट तौर से समझ चुके हैं कि जो वर्ण होते हैं इनका अर्थ नहीं होता, ये संकेत मात्र होते हैं। हर जो शब्द होता है वो सबसे छोटी इकाई है। किस चीज की छोटी इकाई? अर्थ प्रकट करने के लिए, यानी सार्थक। अर्थ प्रकट करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। तो फिर वाक्य क्या है? वाक्य भाव व भावार्थ को प्रकट करते हैं। अब बात ये आती है, जब मैंने आपको तीन बातों की जानकारी दी, तो फिर ध्वनि क्या है? वह प्रश्न नहीं आता है, ध्वनि क्या है? मुख से निकली सबसे छोटी इकाई। मुख से निकली सबसे छोटी इकाई मतलब जब आप किसी भी अक्षर का, वर्ण का, अक्षर नहीं कहूंगा, पहले मैं वर्ण बोलूंगा, एक झटके में अगर आप उच्चारण कर देते हो, किसी भी वर्ण का एक झटके में जब आप उच्चारण कर देते हो, तो वह सबसे छोटी उच्चरित इकाई अक्षर बन जाती है। तो फिर अब यहां परिभाषा आ रही है, अक्षर क्या चीज है? तो अक्षर का मतलब क्या हुआ? अक्षर के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसका उच्चारण होना चाहिए और उसका लिखित रूप भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ए, मैंने आपके सामने लिखा कै, और एक मैंने आपके सामने लिखा ये कै। ये हलंत है। ये क्या है? यहाँ पे हलंत। जो हलंत ध्वनियां होती है वो स्वर रहित होती है। इसका मतलब आप उनको लिखित रूप तो दे सकते हो, लेकिन आप इसे उच्चरित नहीं कर पाओगे, क्योंकि उच्चारण के लिए हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, तब तक इसका एक लिखित रूप है, इसका एक सांकेतिक रूप है, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्ण है, अक्षर नहीं। लेकिन जब स्वर है किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ, क्योंकि आपको होता है व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही उच्चरित किए जाते हैं, जबकि स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। मतलब स्वर तो स्वतंत्र है और व्यंजन क्या है? आश्रित। किस पर आश्रित? स्वरों पर आश्रित। इसका मतलब भाषा का मूल आधार क्या है? स्वर ही है सही मायने में। तो फिर स्वर और व्यंजन दोनों है क्या? दोनों वर्ण तो है। दोनों क्या है? वर्ण तो है, और क्या है? तो सभी प्रकार के स्वर होते हैं। सभी प्रकार के स्वर वर्ण भी होते हैं, सभी प्रकार के स्वर अक्षर भी होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? डिफरेंस पता चला कि नहीं चला? सभी प्रकार के स्वर होते हैं। भाई सभी प्रकार के स्वर वर्ण तो होते ही हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के ही भेद है, प्रकार है। साथ ही साथ सभी प्रकार के जो स्वर होते हैं वो अक्षर भी होते हैं, क्योंकि लेखन के आधार पर भी इनका प्रयोग होता है और उच्चारण भी इनका स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। लेकिन सभी हलंत, अब आप कहोगे सर हलंत अगर नहीं लिखे तो? व्यंजन वर्ण मूलतः हलंत ही होते हैं, ये ध्यान रखना। व्यंजन वर्ण मूलतः क्या होते हैं? हलंत होते हैं। तो सभी प्रकार के हलंत व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो वर्ण जरूर होंगे, लेकिन वो अक्षर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका उच्चारण संभव नहीं है। इस वजह से ये सिर्फ वर्ण है, ये अक्षर नहीं है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? अब मैं वापस आता हूं अपनी मूल बात के ऊपर। हम चर्चा सिर्फ वर्ण, शब्द और वाक्य पे, इन तीन बिंदुओं पे ही कर रहे हैं। अब अगर मेरा प्रश्न आपके लिए आए इतनी वार्तालाप के बाद में, तो अब बताइए, अब अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला प्रश्न तो ये है।
दूसरा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तीसरा प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। इससे आगे का प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अगला प्रश्न है भाव ऑब्लिक भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है आपके सामने व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अधिकांशतः क्या होता है कि हम अच्छा अध्ययन करके जाते हैं, उसके बावजूद भी जब प्रश्न आता है तो परीक्षा में पता नहीं क्या हो जाता है और वहां वो गलत उत्तर का चयन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बार बार? और जब तक ऐसा होता है तब तक सिलेक्शन नहीं होता। कभी कभार यह भी देखा गया है कि कोई विद्यार्थी लंबे समयावधि से तैयारी कर रहा है, कई प्रकार के उसने परीक्षाएं दी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कई विद्यार्थी कम समय के लिए भी तैयारी करता है और पता नहीं क्या करता है एग्जाम में जाकर के कि अपना सिलेक्शन दे देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार हम अच्छी नोट्स पढ़ते हैं, अध्ययन भी हमारा शानदार है, लेकिन हो सकता है हमने उस परीक्षा से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, पेपर होते हैं, वो नहीं निकाले या तो कमी आ रही। मान लेते हैं पेपर भी निकाले तो फिर एग्जाम में जब जाते हैं तो वहां फिर आत्मविश्वास नहीं रहता हमें अपने ऊपर। वहां बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं कि यार 120 प्रश्न आए फोर्थ ग्रेड के अंदर, मुझे तो 70 ही आ रहे हैं, मैं तो बहुत पीछे हूं, मुझे और करना चाहिए। उस और के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देते हो, एक्स्ट्रा कर देते हो, जो नहीं आ रहे हैं वही कर देते हो। आप झूठे चांस ले लेते हो, आसपास ही आपको उत्तर का पता नहीं है चारों विकल्पों में, वहां नेगेटिव होकर के नीचे आ जाते हो। तो कभी कभी अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए, अभ्यास भी अच्छा होना चाहिए, और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो भर्ती एजेंसी है, मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आप आरपीएससी से संबंधित भर्ती दे रहे हो, किस भर्ती एजेंसी के द्वारा पेपर लिए जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को भी पकड़ना पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी जो विद्वान होते हैं, जो प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, लगभग उनका माइंड सेट है ना, उस पेपर के द्वारा आप पकड़ सकते हो कि कहां से तो ये बिंदु का फोकस ज्यादा कर रहे हैं, कहां कम कर रहे हैं। उस माइंड सेट को पकड़कर अपनी तैयारी को अगर रफ्तार दोगे तो सटीक निशाना लगेगा। जैसे वो कहते हैं ना, मुझे आंख ही दिख रही है बस, अर्जुन ने कहा था ना कि न तो पेड़, न टहनियां, न कोई और, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख ही दिख रही है। तो सटीक अगर लगेगा निशाना तो ही सिलेक्शन होता है। तो बताओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई का अगर प्रश्न आ जाए और आपके सामने ये वर्ण भी दे देगा ऑप्शन में, आपके लिए शब्द भी दे देगा, आपके लिए वाक्य भी दे देगा, इनके साथ में और भी विकल्प दिए जा सकते हैं, शब्दांशकार, और मुख्य विकल्प इन्हीं में से आते हैं। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? अन्य विकल्पों में अगर आप मानो तो मान लो यहाँ ध्वनि दे सकता है, कभी कभी वो शब्दांश दे सकता है। तो चलो इनमें से चयन करके बता दो, आपका दिमाग क्या कहता है? वर्ण। कई विद्यार्थियां कह सकते हैं कि सर मैं अगर ध्वनि उत्तर करूं तो ध्वनि क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्वनि जब तक प्रकट नहीं होती तब तक सार्थक और निरर्थक का पता नहीं चलता। और ये और मैं बता दूं, एक ही मंच से संचालित होने वाली क्लासें, जैसे अपने राजस्थान में उत्कर्ष क्लासेज एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, वहां भी एक नए अध्यापक है सुनील सर, वो इसका उत्तर ध्वनि बता रहे हैं, बाकी सारे विद्वान इसका उत्तर वर्ण बता रहे हैं। मैं आपको सारी चीज बता दूंगा कि कौन विद्वान क्या कह रहा है इसके बारे में, और वो अपना लॉजिक दे रहे हैं। सुनील सर अपना लॉजिक दे रहे हैं कि भाई ध्वनि जैसे प्रकट होगी तो सबसे छोटी इकाई तो वही हो गई, लेकिन नहीं,
इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा? वर्ण। और आपको वर्ण ही उत्तर करके आना है। बाकी आप किस विद्वान के साथ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपका विवेक है। आप परीक्षा कक्ष में क्या करके आओगे हमें नहीं पता, वो आप जानो, आपका प्रश्न पत्र जाने। आप डाटा पे, आंकड़ों पे भरोसा करके उत्तर है, उत्तर देखें, धोखा नहीं होगा आपके साथ। बाकी आपका विवेक है। इसका उत्तर क्या होगा? वर्ण। ध्वनि क्यों नहीं है, इसका मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि ध्वनि तब तक पता नहीं चलती वो निरर्थक है या सार्थक है। और निरर्थक होता है उसका स्थान नहीं होता। भाषा में हमेशा स्थान किसका होता है? सार्थक। पहली बात। दूसरी बात, जब मौखिक और लिखित बात में विवाद हो जाता है तो लिखित बात ज्यादा मजबूत होती है। समाज का भी ये दृष्टिकोण है। एक लिख्या सो झक्या, अपना बडेरा कहता। बाणी लिख देने मान्य आपा के जानी सा तो चीज गलत है। बिन पूछ लियो, बिन पूछ लियो, बिन पूछ लियो, कोई नहीं पूछ लियो, मान्य को नहीं। तो लिखित चीज का जो दस्तावेज होता है, दावा होता है, वो ज्यादा मजबूत होता है। फिर अगर आपके पास मौखिक शब्द आ जाए तो फिर आपको पता ही है ध्वनि होगा। भाई मौखिक की बात आ गई फिर तो कोई विवाद ही नहीं है। लिखित आ गई तो वापस क्या आ जाएगा? वर्ण हो जाएगा। सार्थक पे विचार करो। सार्थक, इसका मतलब है, सार्थक मतलब अर्थ सहित। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ सहित। तो आपको पता है कि सर वर्णों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, और अर्थ के आधार पर फिर सबसे इन दोनों में जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द। तो आपका उत्तर होगा शब्द। कई विद्यार्थी अगर ये सोचे कि सर इसके बारे में अभी आपने कुछ नहीं बताया, ये शब्दांश क्या चीज है? यानी शब्द का जो अंश होता है उसे क्या कहते हैं? शब्दांश। दीर्घ संधि से बना हुआ है। इसका मतलब शब्दांश और शब्द से छोटी इकाई है। सही मायने में आपके जितने भी उपसर्ग है वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्दांश। तो फिर आप कहोगे सर क्या उपसर्गों का अर्थ नहीं होता? नहीं होता। तो फिर आप कहोगे सर हमने तो किताबों में पढ़ा है कि वहां पर जब प्रति लिखा होता है तो लिखा होता है की और, है ना, निस निर दुस दूर होते हैं तो लिखा होता है रहित या अभाव अर्थ में। वो उससे संबंधित अर्थ प्रकट कर सकते हैं, उनका खुद का निश्चित अर्थ नहीं होता। इसीलिए उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश मात्र होते हैं, शब्द नहीं होते। सिर्फ उससे संबंधित अर्थ को प्रकट करते हैं। सही अर्थ तो तब आएगा जब उसका किसी न किसी धातु और शब्द में प्रयोग होगा, नए शब्द का निर्माण होगा, तब उस नए शब्द से हम वास्तविक अर्थ को प्रकट करेंगे। तो जो जितने भी आपके पास उपसर्ग होते हैं उनका कोई निश्चित नहीं होता, अर्थ नहीं होता, इसलिए वो शब्दांश होते हैं। इसका मतलब शब्दांश भी अर्थ प्रकट करने में सक्षम नहीं है, और अर्थ प्रकट करने में वर्ण भी सक्षम नहीं है। तो फिर सबसे छोटी इकाई क्या हुई? शब्द। इसीलिए शब्द कोश में जितने भी शब्द होते हैं सारे सार्थक ही होते हैं। सारे क्या होते हैं? सार्थक। तो आपके पास सार्थक इकाई शब्द है। फिर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी आपको अपने मनोभावों को प्रकट करना है तो बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत करने के लिए आपको वाक्यों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो वाक्यों का सहारा लेना पड़ेगा तो सबसे छोटी इकाई आपके पास क्या हो गई? वाक्य। और फिर बात आती है व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। व्याकरणिक पूर्णता का मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने आपके सामने एक ये लिख दिया कमल, तो आप कहोगे सर कमल तो एक शब्द है। तो फिर आप कमल के बारे में क्या क्या जानते हो? भाई कमल एक शब्द है, पहली बात। ये एक संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द में भी संज्ञा की अगर भेद बताना अगर हमें हो तो हम क्या, कौन सी संज्ञा ये किसी का नाम विशेष है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साथ ही साथ आप कह दोगे सर ये एक वचन है, सर ये पुल्लिंग है। भाई इनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब फिर मैंने अगर वाक्य लिखा कि कमल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो जैसे मैंने ये पूरा वाक्य लिखा तब आप क्या करोगे? इस वाक्य को पढ़ करके, देख करके ये पता लगाओगे कि ये वाक्य सार्थक है, निरर्थक है, कमल के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, किन अवयव शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें किन सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है, संज्ञा शब्द कौन कौन से आए हैं, क्रियापद कौन कौन से हैं। यानी व्याकरण के बिंदुओं का पता चलेगा, यानी व्याकरण की कोटियों का पता चलेगा। आपके जितने भी व्याकरण के बिंदु है उन्हें व्याकरण की कोटियां कहते हैं। इसका मतलब व्याकरणिक पूर्णता का ज्ञान अगर करना है ना तो आपको वाक्य पे आना ही पड़ेगा। एक शब्द से सारे व्याकरणिक बिंदु स्पष्ट नहीं किए जा सकते। अतः व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो भी क्या होती है? वाक्य।
जब इतने प्रश्न आपको बता दिए गए और फिर प्रतियोगी परीक्षा में जब प्रश्न आता है, जैसे मान लो मैंने इतने डाटा आपको लिखा है और प्रश्न यहां आ गया, भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है, और वही आपके सामने विकल्प वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि, और प्रश्न मेरा यह है भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है। बताओ क्या होता है? अब आपका विवेक है, तैयारी आपने उच्च स्तरीय की, अच्छी चीजों को पढ़ा, लेकिन जैसे ही प्रश्न की भाषा बदली आप विचलित हो गए और आप सोचोगे यार अब उत्तर क्या करूं। इसका मतलब आपका विवेक आपका साथ नहीं दे रहा, आपका आत्मविश्वास इतना कमजोर है कि अगर डाटा आपके पढ़े हुए हैं तो फटाफट कर दोगे, और डाटा से हटकर थोड़ी सी शैली चेंज की और आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों? ये प्रश्न आप स्वयं से पूछो, इतना ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मबल कमजोर है और क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी है बिल्कुल भी, कि फटा हुआ डाटा आ गया तो सर जी छोड़ा को नहीं, थोड़ी चेंज कर दी तो मन आवे को नहीं। तो हर चीज लिखाई नहीं जा सकती, ये बात है। तो बताओ भाषा का सबसे बड़ा अंग और ये चार विकल्प, क्या उत्तर दोगे? वाक्य होगा, इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो एकदम सामान्य बात है कि वाक्य का सबसे बड़ा अंग क्या है, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, वाक्य ही है। अब आगे देखो, जब हमने इन बिंदुओं पे चर्चा की, अभी तक हमने वर्ण, शब्द और वाक्य, इनकी थोड़ी बहुत भूमिका को समझा है कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होती है। हमने भाषा पे भी चर्चा की ना, की या नहीं की? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो एक बात बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या भाषा अपने साथ ही लेकर जन्म लेता है क्या? नहीं। तो बोलने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। हाँ, कुछ केस में नहीं होती, जैसे आप कहोगे सर गूंगा व्यक्ति है वो नहीं बोल पाता, वो एक अपवाद की स्थिति है। लेकिन ज्यादातर हम क्या मानते हैं कि भाई बोलने की शक्ति जो होती है एक बालक में जन्मजात होती है, लेकिन भाषा वो इस संसार में आकर के अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। इसका मतलब भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, जन्मजात संपत्ति नहीं है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। इसका मतलब वो संसार में आकर के उसका अर्जन करेगा, उसको सीखेगा। फिर सीखता कहाँ है? परिवार और समाज में। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम समाज में करते हैं। समाज से अपना संवाद स्थापित करने के लिए हमें भाषा आनी चाहिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं। मान लो एक बच्चा है, वो अंग्रेजी वातावरण में रह रहा है तो अंग्रेजी भाषा सीख जाएगा, हिंदी वातावरण में रह रहा है तो हिंदी सीख जाएगा, और मारवाड़ी में रह रहा है तो मारवाड़ी सीख जाएगा। वो तो उसकी सोसाइटी तय करेगी वो सोसाइटी किस भाषा को प्रयोग कर रही है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो फिर मेरा प्रश्न आपके लिए यह है, क्या भाषा सदैव अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, या भाषा में नवाचार भी होते हैं, भाषा परिवर्तनशील भी होती है? बताइए, देखें आप क्या सोच पाते हो। भाई मैंने भाषा के बारे में बताया कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, और आपने कहा ठीक है सर हम सहमत हैं, यानी भाषा जन्मजात नहीं होती। बोलने की शक्ति जरूर होती है लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित संपत्ति है, बात सही है। फिर मैंने कहा भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो आपने कहा सर यह भी बात ठीक है, समाज में रहने के लिए वो समाज की भाषा तो आनी चाहिए, नहीं तो संवाद कैसे होगा, अलग थलग पड़ जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने बोला कि भाषा, एक तो मैं लिख रहा हूं परिवर्तनशील, और एक मैं लिख रहा हूं कि भाषा अपरिवर्तनशील होती है। तो इन दोनों में से आप किसे सही मानोगे? परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि जब भी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा का 1050 विक्रम संवत के आसपास हिंदी भाषा का पूर्ण विकास माना जाता है, क्योंकि भाषा पहले संस्कृत थी, वैदिक और लौकिक। वैदिक कठिन पड़ी तो लोगों ने लौकिक संस्कृत को अपनाया, फिर वो भी कठिन पड़ी क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब विद्वान व्यक्ति है वो तो ठीक है वार्तालाप कर लेता है, तो फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे इसके चरण चले, और फिर आगे जाकर के इसने हिंदी भाषा का स्थान ग्रहण किया। डायरेक्ट हिंदी भाषा कभी नहीं बनी, ये ध्यान रखना, निश्चित चरणों में बनी, कालखंड थे इसके। तो 1050 विक्रम संवत के आसपास हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो जब मान लो उस समय जब जो हिंदी भाषा थी, तो क्या आज वैसी की वैसी भाषा है? नहीं, नवाचार हुए हैं, नए नए शब्द इसमें जुड़े हैं, है ना, कई प्रकार के इसमें परिवर्तन हुए हैं। इसका मतलब भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है, और हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि भाषा का विद्वान ये कभी नहीं कहेगा कि भाई मैं भाषा का पूर्ण ज्ञाता हूं, मुझे पूर्ण ज्ञान है। जी नहीं,
पता नहीं नए नए नवाचार कितने होते जाएंगे, और उसे हमेशा उस भाषा का एक विद्यार्थी बन के ही रहना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति भाषा का विद्यार्थी है तो हमेशा ध्यान रखना वो सीखने के लिए हमेशा तैयार है, और वो ही सही मार्ग पे आगे बढ़ रहा है सही मायने में। तो ये हमेशा परिवर्तनशील होती है। अगर ये परिवर्तनशील होती है तो बताइए, अर्जित है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है, तो क्या समाज में रहकर इसे सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है। तो क्या ये सामाजिक प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है। तो अगर आपके कई भर्तियां ऐसी होती है जिसमें मान लो हिंदी भाषा से संबंधित अगर टॉपिक हो और वहां से अगर प्रश्न पूछा जाए, तो इन बिंदुओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हो सकता है कि वो दे दे भाषा जन्मजात है, सत्य कथन में अपरिवर्तनशील है, ऐसे वो विकल्प दे सकता है। अब आगे देखते हैं। ये क्लासरूम में घड़ी नहीं लगाई क्या? कॉर्नर पे चल रही है? हाँ फिर ठीक है। जब हमने इतने बिंदुओं पे चर्चा की, तो अब हम सही मायने में जो वर्ण विचार है उसके ऊपर हम आने का प्रयास कर रहे हैं। देखो आज की क्लास में मैंने आपको लिखाया कुछ नहीं है, सिर्फ अपना मौके की क्लास चल रही है। इसमें प्रश्न भी आते हैं क्या? ऑनलाइन कोई बच्चे ऑनलाइन जुड़े रहते हैं तो, क्योंकि अब धीरे धीरे उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। प्रश्न चलते कहाँ इसके? सर आप दिख नहीं रहे हमें। अच्छा, मुझे ही देखना है क्या? बोर्ड दिख रहा है। हम्म। मैं क्या बोर्ड पे थोड़ा ध्यान, कमेंट पे ध्यान कम जाता है मेरा, क्योंकि इससे कक्षा का तारतम्यता ना वो बिगड़ती है। हाँ, जो भी आप पढ़ा रहे हो कमेंट कर सकते हैं, क्या आप उत्तर पढ़ कर देंगे? एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो भी है अपनी क्लास लाइव है क्या अभी चैनल पे? तो इसमें क्या है कि जो भी अपना प्रकरण चल रहा है, बिंदु चल रहा है, आप बिंदु से संबंधित आप प्रश्न पूछे, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ण विचार, आप पूछ रहे हो लोकोक्तियां, आप कह रहे हो सर समास बता दो, तो फिर मैं तो वही वो बताऊंगा, बिंदु तो आगे क्यों बढ़ेगा? फिर बिंदु आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप बिंदु से संबंधित प्रश्न करो, और वो भी कब? भाई मैंने मान लो अभी मेरा प्रकरण चल रहा है, मैंने समाप्त भी नहीं किया, और उससे पहले आप कहते हो सर संवर सवर कौन कौन से होते हैं? हैं? सर अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? और तो मैंने अभी मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। कम से कम मुझे अपनी उस बात को प्रस्तुतिकरण का अवसर तो दो। पूरा बिंदु जब पूर्ण हो जाए, मैं कह दूं भाई आज अपने वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है, तब जाकर के आपके कोई शंका समाधान होती है, वो पूछने का अधिकार होता है। यही एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है। और सिर्फ इसी उद्देश्य से आप तो प्रश्न पूछा, देखा, तो फिर देखते रहो, और क्या? जैसे वो कह रहे हैं सर आप नहीं दिख रहे, तो देखते रहो, और क्या है। तो अब देखिए वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हमने सबसे पहले वर्ण के ऊपर जब चर्चा की, तब हमें पता चला ये भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। लघुत्तम का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी इकाई। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, यानी सबसे छोटी इकाई है वर्ण है, और सबसे छोटी लिखित इकाई है तो क्या है? वर्ण है। और जो वर्ण होते हैं ना, इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक तो इसमें होता है स्वर, और एक इसमें क्या होता है? व्यंजन। बात आती है स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियां है। स्वर के बारे में बस इतना ही निष्कर्ष है क्या, कि स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियां स्वर कहलाती है। तो फिर बात आती है कि अगर हम इसी बात को दूसरी तरीके से प्रस्तुत करें, तो वे ध्वनियां जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाता है। इसका मतलब स्वर ही भाषा का मूल आधार है। भाषा का मूल आधार क्या है? स्वर है। इसका मतलब अगर आप हिंदी भाषा से स्वरों को अगर हटा दो, खत्म कर दो, मिटा दो, तो भाषा का जो अस्तित्व है वो नहीं रह पाएगा। भाषा खंडित हो जाएगी, भाषा अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगी। मूल आधार का मतलब बात यह है। तो फिर बात ये आती है व्यंजन क्या चीज है? जब ये स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियां है, तो ये आश्रित ध्वनियां है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि इनका ना उच्चारण करने के लिए आपको जिनकी सहायता लेनी पड़ती है वो है स्वर, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जो आश्रित होती है, वे ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। तो स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ा बहुत आपको जो भेद है वो पता चला। बात यह आती है कि जब स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियां स्वर है, तो स्वर के जो भेद है, भेद से पहले संख्या ले लेते हैं हम, कि हमारे पास जो स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है। अगर संख्यात्मक प्रश्न पूछा जाए कि भाई स्वरों की संख्या बताइए, तो बताइए, अगर संस्कृत भाषा में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर अलग होगा, और हिंदी भाषा के लिए इसका उत्तर अलग होगा। आप किसी भी भाषा को आपस में मिश्रित करके उत्तर देने का प्रयास न करें। आप जिस भी भाषा के जानकार हैं, आप ये देखें कि मेरा प्रश्न पत्र किस भाषा का है, मुझे किस भाषा में अपना उत्तर देना है, उसी का ही डाटा आपको प्रस्तुत करना है। मान लो कई विद्यार्थी के सर 13 होते हैं, संस्कृत भाषा में 13 होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में कितने होते हैं? प्रश्न ये है 11। आपने बताई कि सर इनकी संख्या होती है 11। तो 11 में जब आपके सामने मैं स्वर लिखता हूं, ए आ ई, केवल ध्वनि पे जोर पड़ता है। अगर हम उच्चारण करें तो ये ई है, ये ई है, तो फिर ऊ, फिर री, ए, आई और ओ और औ। ये आपके पास जो संख्या 11 आई है, ये है स्वरों की संख्या, जिसमें ए स्वर होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। भाई ये तो आपके पास है स्वर, और यह है आपके पास मात्राएं। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसका मतलब मात्राओं की संख्या कितनी रहती है? 10। अगर यहां से भी प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो आपका विकल्प होगा ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा न होने के कारण हम इस ए को उदासीन स्वर कहते हैं। ये इसका एक नया नाम है कि भाई उदासीन स्वर कौन सा है? उदासीन स्वर ए है, और इसका कारण यह है कि यह मात्रा लेकर नहीं आता। तो फिर बात है कि बाकी जो स्वर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उनकी मात्राएं होती है, बिल्कुल। ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये ऊ की मात्राएं हैं, ये री की मात्रा है। और ये अगर आप एक बार घुमाते हो ए की, और 2 बार बढ़ाते हो तो ए की, और ये ओ की, और ये औ की, ये आपके पास मात्राएं होती है। तो स्वर है 11 और मात्राएं कितनी है? 10। ए की कोई मात्रा नहीं, और ए को कहते हैं उदासीन स्वर। बात ये आती है कि सर ये मात्रा क्या चीज है, मात्रा कहते किसे हैं? तो देखो, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं भाई? मात्रा कहते हैं। यानी मैंने यहां लिखा किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, और परीक्षा में आपके स्वर की जगह दे दिया किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्ण का ही तो भेद है स्वर, वर्ण का ही भेद है व्यंजन। तो फिर कहां कोई दिक्कत है क्या? मैंने स्वर लिख दिया, वो वर्ण लिख सकता है। ये मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी स्वर या वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लेकिन आपके पास आ गया प्रश्न, उच्चारण के कालमान को कहते हैं, और इसके लिए आपके सामने विकल्प आ गए। पहला विकल्प है मात्रा, दूसरा विकल्प है ध्वनि, तीसरा विकल्प है आपके सामने लिपि, और चौथा विकल्प है आपके सामने शब्द। ये 4 विकल्प है, उच्चारण के कालमान को कहते हैं। तो बात समझ में आई क्या आपके? यहां क्या लिखा हुआ है? उच्चारण में लगने वाला समय। बस बात तो इतनी है, भाई किसी भी आप स्वर है, कोई ध्वनि है, उसका उच्चारण कर रहे हो, उसमें कितना टाइम लग रहा है, वही तो मात्रा है। ये क्या है? मात्राएं तो हुई जो हम छोटी कक्षा में पट्टी पहाड़ा पढ़ते हैं, वही तो चीज है ये। फिर हमने देखा कि उच्चारण में लगने वाला समय, इसका मतलब उच्चारण का कालमान, और कालमान ही वही होता है कितना समय लगा। इसी बात को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया, और क्या है? ये सरल भाषा थी, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दिया कि उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं। उच्चारण का कालमान का मतलब उच्चारण में लगने वाला समय, और उसका उत्तर एक ही है, वो क्या है? मात्रा। बात समझ आई आपके? अब देखो, जब आपको यह पता चला कि सर स्वर 11 है, मात्राएं आपके पास 10 है, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, ए को उदासीन स्वर कहते हैं, तो फिर ये जो स्वर है
इनके भेद क्या होते हैं? इनके भेद के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई है। अलग अलग क्या बनाई है? श्रेणियां। जिसमें प्रथम श्रेणी आपके पास आती है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल का मतलब होता है वही उच्चारण में कितना समय लग रहा है। किसी भी स्वर के उच्चारण में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, वो मुख्यतः दो आधारों पर किया गया है और कुल तीन आधारों को मानकर किया गया है। अब आप में से भी कई कह सकते हैं कि सर जो तीसरा जो भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो प्लुत तो सर संस्कृत में चलता है, हिंदी में तो इसका प्रयोग भी नहीं होता, भले ही प्रयोग न के बराबर होता है। आम भाषा में हमारे न के बराबर इसका क्या होता है? भाषा में प्रयोग होता है, लेकिन भेद है। तो अगर आपके पास आए मुख्य भेद, तो मुख्य भेद अगर दे तो उत्तर आप क्या देना? 2। और अगर आपके पास आ जाए कुल भेद, तो आपको उत्तर क्या देना है? 3। अब आप कहोगे सर जब ये ऐसा शब्द ही नहीं दे, पर वो कहते मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, वहां 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 5 दे दिया, तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई 4 वाला गलत, 5 वाला बिल्कुल गलत। हम तो अटक अटक गए वहीं पे, 2 करें या 3 करें? आपको 3 करना है। क्या करना है? 3। भले उसने ये कुल शब्द, कुल भेद नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, तो आपको उत्तर 3 देना है। और अगर ये वर्ड बिल्कुल लिख ही दे, मान लो मुख्य लिख दे, तो 2 उत्तर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल लिख दे तो 3 आपको उत्तर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको सारी परिस्थितियां बताई जाएगी कि प्रश्न पत्र के विकल्प किस प्रकार आ जाएं, तो आपको फिर उन विकल्पों के आधार पर क्या करना है। क्यों? हमारी बाध्यता यह है, हमें उन 4 में से ही उत्तर देना है। हमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है कि हल बावड़ा तंठाई को नहीं, विकल्प तो होना चाहिए, मन बतायो माना सर जी, तो वो अधिकार हमारे पास नहीं है। हम बाध्य हैं उन्हीं में से अपने उत्तर का चयन करने के लिए। तो अब बात आई आती है कि सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, फिर आता है दीर्घ स्वर, और उसके बाद आता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे। इसकी परिभाषा इतनी है, यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। ए, ई, उ और री। इसका मतलब जो 11 थे, 11 में से 4 तो हमने काम में ले लिए, पीछे कितने बचे? 7। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय, या तो यह शब्द आएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय या अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और जो पीछे इनके अलावा बच गए, वो आपके पास जो 7 है, वो क्या है? दीर्घ स्वर है। तो ये आपके सामने दीर्घ स्वरों की संख्या आ गई। अब जो विद्वान इनका सिर्फ 2 ही भेद स्वीकार करते हैं, वो क्या कहते हैं कि साहब जो 11 वर्गीकरण था, वो वर्गीकरण तो पूरा हो गया। कोई हमने शुरू में संख्या 11 लेके चली, 4 और 7, 11 का हिसाब दे दिया, बात हो गई बराबर, खत्म। तो फिर आगे का वर्गीकरण, तीसरा भेद काहे को? तो केवल क्या भाषा डाटा के आधार पर ही चलती है क्या? भाषा एक व्यवहारिक भी होती है कि नहीं होती? तो हमने देखा कि हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी स्थितियां आती है जहां पर हम क्या करते हैं, मतलब कई बार बच्चा रोता है, कभी कभार हम किसी को दूर से पुकारते हैं। सामाजिक प्रक्रिया की बात बता रहा हूं। बिजली मान लो चमकी, उसकी गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है, बादलों की, बिजली की। या फिर एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे में अगर हम किसी ध्वनि को बोलते हैं, वो ध्वनि प्रति गूंज कर आती है हमारे पास, है ना? या फिर कोई मंत्रोच्चारण हो रहा है, मान लो वेद पाठी बैठे हैं, अच्छे विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, स्वरों का आरोह अवरोह नहीं होता क्या? संगीत में होता है, जहां संगीत का गीत और गायन होगा वहां होगा ऐसी स्थितियां। तो इन सभी स्थितियों में जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की, चाहे रोना हो, चीखना हो, चिल्लाना हो, गायन हो, गीत हो, संगीत हो, दूर से पुकारना हो, इन सभी परिस्थितियों में हम पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा
ज्यादा समय लगे, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। भाई मैंने बताया इसमें 1 मात्रा का स्वर लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है, तो इसे हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। इसी हर्षिव स्वर का दूसरा नाम है, क्या नाम है? एक मात्रिक। और ये मूल स्वर भी कहलाते हैं, ये रूढ़ स्वर भी कहलाते हैं, ये प्राकृत स्वर भी कहलाते हैं। ये इनके नाम हैं। यानी हमें सिर्फ एक नाम की जानकारी है, हरिस्व स्वर। संख्या भी पढ़ ली हमने, संख्या को सीख भी लिया, लेकिन वो कभी कभी मान लो कह दे कि निम्न में से प्राकृत स्वर नहीं है, और वो 3 विकल्प तो इनमें दे देगा, एक विकल्प यहां से दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए रूढ़ स्वर, मूल स्वर, प्राकृत स्वर, चाहे आप इसे हरिस्व स्वर को, एक मात्रिक को, इसका एक नाम और है, क्या? लघु स्वर। ये सब के सब इसी के नाम है, और इन्हीं को ही हम हरिस्व स्वर के नाम से जानते हैं। और इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम हुए। हमने दीर्घ स्वर में पढ़ा, हरिस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। अब मान लो आपके अगर प्रश्न आ जाए कि हरिस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे कहलाते हैं, और वो जानबूझकर पहला ऑप्शन देगा व्यंजन। तो क्या जब स्वरों की बात आती है तो व्यंजन का कोई काम है क्या यहाँ पे? जी नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के पहला ऑप्शन देगा व्यंजन। क्योंकि विद्यार्थी ये सोचेगा कि यार व्यंजन तो स्वरों की सहायता से तो दूसरी होते हैं, वो दिमाग वहां लगाएगा, जबकि वो ये नहीं पूछना चाह रहा। वो यह मात्रा काल से प्रश्न बना रहा है कि हरिस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे कहलाते हैं। अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर है। फिर आप कहोगे सर प्लुत क्यों नहीं करें? भाई प्लुत क्यों नहीं? इसमें भी तो ज्यादा लग रहा है, इसने 2 मात्राओं का दुगुना तिगुना वो शब्द तो बोला ही नहीं। तो पहले नंबर किसका आता है? दीर्घ का आता है। अगर स्वर हरिस्व है और इसे ज्यादा समय लग रहा है, अमूमन ऐसा माना जाता है दुगुना समय तो दीर्घ, लेकिन अधिक लगा और दीर्घ से भी ज्यादा, यानी लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत। इसीलिए नाम क्या है? त्रिमात्रिक। अब बात यह आती है कि इनमें से कौन कौन से स्वर प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं? कौन कौन से स्वर प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं? इस बात की जानकारी किसी भी किताब में नहीं है कि भाई प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है। न आज तक कभी ऐसा प्रश्न बना है। फिर भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं कोई डाटा क्यों छोड़ूं। एक प्रश्न इंसान का जीवन बदलता है, तो वो कमी मेरी तरफ से क्यों रहे? वो कमी रखे, अगर अगर रह रही है, वो आपकी तरफ से रहनी चाहिए। मेरी तरफ से मैं क्यों रुकूं? अगर मेरे विषय में अगर ऐसे प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखना, प्लुत स्वर की संख्या आज तक कभी पूछी नहीं गई है। पूछ भी ले तो आपको संख्या बतानी है 8। फिर आप कहोगे सर 8 कौन सी हुई? 8 का डाटा कहां से लेके आ गए आप? तो देखो, ये आपके पास ईश्वर है ना, जैसे इसका उच्चारण आप करोगे तो ये दीर्घ में बदल जाएगा, इसका करोगे ये दीर्घ में बदल जाएगा। और संस्कृत में इस री का भी दीर्घ स्वर होता है ना। लेकिन जब आप ए का उच्चारण करोगे, तो चाहे आप ए का कितना ही उच्चारण कर लो, वो आ नहीं बनेगा, वो ए ही रहेगा। समझ पा रहे हो? संगीत के बच्चे होते हैं वो तो इस बात को तुरंत समझ जाते हैं कि मैंने बोला राम, तो मैं में कौन सा स्वर है? ए का। आप चाहे उस मैं का कितना ही उच्चारण करो, वो आ कभी नहीं बनेगा, वो ए ही है। लेकिन लगातार उच्चारण करने के कारण उसे प्लुत स्वर माना जाएगा। इसका मतलब वो दीर्घ तो बना ही नहीं, दीर्घ तो वो बना ही नहीं। प्लुत एक तो उच्चारण के आधार पर होता है, एक लेखन। लेखन के आधार पर यह है कि जब आप हिंदी में 3 अंक का प्रयोग कर देते हो ना, तो वो सही मायने में लिखित रूप हुआ प्लुत स्वर का। कितने का? 3 का। 3 अंक का मतलब इसमें न्यूनतम 3 मात्राओं का समय लग रहा है। ये त्रिमात्रिक स्वर है, और त्रिमात्रिक स्वर ही क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। तो जितने भी जो दीर्घ स्वर है, इनका जब आप मात्राओं का उच्चारण करोगे दुगुने से ज्यादा, तो ये प्लुत में जाएंगे। लेकिन ए कभी प्लुत डायरेक्ट दीर्घ में नहीं जाता। ए का उच्चारण जब आप लगातार करते हो, तो दीर्घ न बनकर ये क्या बनता है? सीधे ही प्लुत बनता है। और हिंदी अंक अगर 3 लग जाता है, मान लो अगर ये ऐसा कैसा प्रश्न पत्र में छप गया और आपसे पूछे यह स्वर निम्न में से स्वर का भेद है, भेद है तो आपको सिर्फ इसी से पहचानना है। 3 का अंक लिखा हुआ है, मतलब प्लुत स्वर है।
तो 7 तो दीर्घ स्वर, जिनका अगर हम और ज्यादा ध्वनि लंबी लेंगे, उच्चरित करेंगे, तो ये प्लुत बनेंगे। और एक ए है, वो दीर्घ न बनकर क्या बनेगा, सीधा प्लुत बनेगा। तो संख्यात्मक डाटा पूछे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 8। यह किसी के कोई संशय है तो वह एक बार वापस पूछ लेना, क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने ये कहा है कि जब आप इन 4 ध्वनियों का उच्चारण करते हो तो एक ही मात्रा का समय लगता है, तो एक मात्रिक यानी हृस्व स्वर कहलाए। जब आप इनका ज्यादा उच्चारण करते हो तो ई में चला जाता है, ऊ में चला जाता है, और री है ना, ये संस्कृत के दीर्घ री में चला जाता है। दीर्घ री कैसे लिखा जाता है, आप इसको 2 बार घुमा के लिख दो, ये दीर्घ री है। मतलब इन तीनों का हिसाब तो दीर्घ में चला गया। लेकिन जब ए का उच्चारण करेंगे ना, जो कि अपने आप में हरिस्व है, तो ये दीर्घ में तो बन ही नहीं रहा। क्या ए का आ होता है, नहीं होता। लेकिन कंटिन्यूअस निरंतर उच्चारण करने के कारण इसको पुलुस स्वर की संज्ञा मान ली जाती है उच्चारण के आधार पर। तो एक तो ये हुआ, और बाकी ये 7 जब इनकी ध्वनि आप थोड़ी लंबी राग लोगे तो ये 7 के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे प्लुत में, और डाटा कितना आएगा, 8। तो कभी भी अगर प्लुस स्वर का डाटा पूछे तो उत्तर 11 नहीं देना है, उत्तर 8 देना है। और 3 अंक अगर लग जाए तो भी पहचान है। साथ ही साथ मान लो मैंने 3 अंक की भी बता दी, आपको संख्या भी बता दी, लेकिन उसने आना ऐसे लिख दिया। ओम की ध्वनि नहीं होती क्या आपके पास, है ना। जैसे आप ऐसे ओम लिखते हो और यही लिखा हुआ आ जाए और पूछिए यह स्वरों के भेद के आधार पर निम्न में से भेद है, फिर वो हरिस्व दीर्घ और प्लुत देगा। तो ओम की जब ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपको बताओ उस ध्वनि को राग को लंबी नहीं लेते क्या हम, वो ध्वनि की राग लंबी होने के कारण ही प्लुत स्वर में जाती है। तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसका उदाहरण है प्लुत स्वर का। या फिर वो सीधा आपको प्रश्न दे दे कि दूर से किसी को पुकारने में, चीखने में, चिल्लाने में, वेद पाठों में, मंत्रों में किस स्वर का अधिकांशतः प्रयोग होता है, पुलुस स्वर का प्रयोग होता है। तो मतलब लिखित में क्या इसका प्रयोग न के बराबर है। इसी वजह से विद्वानों ने इसके 2 ही मुख्य भेद स्वीकार किए कि साहब हम तो 2 ही श्रेणियां मानते हैं, हरिस्व और दीर्घ, क्योंकि व्याकरण और भाषा में बार बार इनका ही प्रयोग होता है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए श्रेणी को स्वीकार नहीं किया गया। बाकी ये श्रेणी है, ये श्रेणी है। तो मुख्य भेद पूछे तो 2, और कुल भेद पूछे तो कितना, 3 उत्तर आएगा। तो ठीक है, इसके साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं।